Through constant innovation, the यूसीसी को लेकर एक बार फिर आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने किया पलटवार। 4 मई से शुरू होगी बद्रीनाथ धाम यात्रा। सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे धाम के कपाट। देश के कोने कोने से पहुंचेंगे श्रद्धालु। नगर पालिका परिषद ने किया अपने वार्ड का भ्रमण। जनता ने दी समस्याओं की जानकारी। समस्याओं के शीघ्र समाधान का मिला आश्वासन। परीक्षा में फेल हुए विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी। विद्यार्थियों को दिए जाएंगे 3 मौके। इस महीने भरवाए जाएंगे परीक्षा फॉर्म। बिजली की समस्याओं से बढ़ी ग्रामीणों की परेशानी। ऊर्जा निगम से ग्रामीणों ने की शिकायत। कार्रवाई न होने से ग्रामीणों में आक्रोश। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। समान नागरिक संहिता कानून जब से उत्तराखंड में लागू हुआ, कांग्रेस लगातार इसका विरोध करती रही है। एक बार फिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बीजेपी नेताओं के परिजनों पर सीधी टिप्पणी कर दी है। दरअसल जिसका जवाब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी तथ्यों के साथ दिया और कांग्रेस को संस्कारों की दुहाई भी देते नजर आए। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी नेताओं को सीधे तौर पर कह दिया कि अगर यूसीसी उत्तराखंड के लिए इतना बेहतर साबित हो सकता है तो क्या बीजेपी के नेता अपनी परिजनों को लिव इन रिलेशनशिप की खुली छूट दे सकते हैं और अपने बच्चों को बिना शादी के किसी के साथ रहने की सहमति दे सकते हैं। ऐसे में अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि लिव इन रिलेशनशिप को सर्वोच्च न्यायालय ने भी मान्यता दी है। उसी के अनुरूप उत्तराखंड यूसीसी में इसका प्रावधान किया गया है। इस पर काफी अध्ययन हुआ है। शायद करण मेहरा को इस बात का ज्ञान नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि बीजेपी के लोगों का इस तरह के संस्कार नहीं है। शायद कांग्रेस के लोगों के ऐसे संस्कार होंगे तो उन्हें इस चीज की चिंता करनी चाहिए। बीजेपी ने सिर्फ इस बात की चिंता की है कि अगर प्रदेश में कोई इस तरह के रिलेशनशिप में रहते हैं तो उस दौरान अगर किसी बच्चों का जन्म हो जाता है उसे उसका अधिकार मिले। रिश्तों में अगर कोई दिक्कत आ जाती है उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। लिहाजा पंजीकरण अनिवार्य किया है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने इस बिंदु को यूसीसी में समाहित किया है। वहीं धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने तो इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की मानसिकता पर ही सवालिया निशान उठा दिया है और कहा है कि करण मेहरा की यह कैसी मानसिकता है कि समझ से पर है। नीतिगत चीजों का विरोध कांग्रेस करे वह उनका अधिकार है, लेकिन बच्चे उनके भी हैं और वे इसी प्रदेश के हैं तो उन्हें इस चीज से थोड़ा परहेज रखना चाहिए कि सीधे तौर पर किसी के भी परिजनों के बारे में इस तरह के बयान जारी न करें। लिव इन रिलेशनशिप का जो मामला है भाग 3 में बीजेपी का कोई नेता बोलते हो अपनी बेटी को बिना विवाह के किसी के संग रहने देने के लिए इजाजत देगा? इस बारे में कोई बात नहीं होती। और यूसीसी है क्या? आर्टिकल 44 हमारे संविधान का, उसका उल्लंघन कर रखा है यहाँ यूसीसी उत्तराखंड में। वो कहता है नियम जो भारत के नागरिक मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया पे लगेगा। हम सब सिटीजन ऑफ इंडिया, हम उत्तराखंड में रहते हैं पर हम सिटीजन तो इंडिया के हैं ना, भारत के नागरिक हैं हम लोग। तो जो पूरे भारत के, संपूर्ण भारत के नागरिकों पर जो कानून लागू नहीं होता वो यूसीसी कैसे हो सकता है? तो कानूनी रूप से वो भी गलत है। तो ये सारी चीजें जो है बीजेपी के ABCD कार्यक्रम है जिसमें वो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट करके चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन वो राष्ट्र और राज्य दोनों का नुकसान कर रही है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि मानवता का भी नुकसान। कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी इंसान की नियत। मैंने कहा ना, लव जिहाद, थूक जिहाद, शरबत जिहाद भी आ गया। तो ये मदारियों की एक टीम है और मैं तो ये कहता हूँ पार्टी नहीं है, राजनीतिक पार्टी नहीं है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर जब समान नागरिक संहिता के विषय में उस बिंदु को अंगीकृत किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है। उत्तराखंड में ये पद्धति नहीं है और ना इस पद्धति को हम यहाँ खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन हमको इस बात का भी ध्यान रखना है, जो लोग इस प्रकार की स्थितियों में रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप के माहौल में रहते हैं, उनके द्वारा जो पुत्र जब जन्म लेता है उसके अधिकार की चिंता करना, उनके सामाजिक द्वंद्वों की चिंता करना, और जब आपसी द्वंद्व खड़ा होता है और जब कहीं पर कोई लड़की मारी जाती है, कहीं कोई लड़का मारा जाता है, उस पर कानूनी अपराध की श्रेणी में उसको लाने के लिए ये प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही
इस तथ्य को समाहित करने के लिए अपने दिशा निर्देश जनता के समूह रखे हैं। जहां तक कर्ण मेहरा जी का शब्द है, तो कर्ण मेहरा जी को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी न्यायालय का सम्मान करती है। बीजेपी के अंदर ना ये संस्कार है और ना उत्तराखंड की बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के अंदर की पुत्रियों में ये संस्कार है। चिंता कांग्रेस को अपने अंदर करनी चाहिए। क्या मानते हैं आप कांग्रेस के अंदर कहीं न कहीं संस्कृति? ये प्रश्न जो उन्होंने खड़ा किया है तो वो अपने द्वारा अपने लिए चिंतित है। बीजेपी के तब प्रश्न को लाकर वो स्वाभाविक बात है, कांग्रेस के अंदर का इस प्रकार का जो माहौल उनको दिखाई दे रहा है उसका हम चिंतित है। उत्तर हम तो चाह रहे हैं। देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं करण मेहरा किस मानसिकता से ग्रस्त हैं अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि करण मेहरा भी कोई बाहर के लोग तो नहीं, हमारे अपने लोग हैं। आदमी भाजपा का होगा चाहे कांग्रेस का होगा, है तो हमारा उत्तराखंड का। अपने बच्चों के बारे में कोई इस प्रकार की बात कर सकता है, मैं पहला गार्जियन देख रहा हूं। उनके भी शायद बच्चे बड़े होंगे, नहीं होंगे तो उनके परिवार में तमाम बच्चियां होंगी, और इस तरह का भाव आप व्यक्त कर रहे हैं तो आपकी मानसिकता बहुत ठीक नहीं है। ठीक है, आप नहीं चाहते कि लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन हो, या उससे कांग्रेस सहमत नहीं हो सकती है, तो उसको हतोत्साहित करें, अपनी बात रखे, लेकिन परिवार के बच्चों तक तो नहीं जाए, अपने बच्चों तक तो नहीं जाए। कम से कम ये बात उनको नहीं कहनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि लिव इन रिलेशनशिप का जो पंजीकरण की व्यवस्था की गई है, और जो परिवार में माँ बाप को उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यहां तक अगर हमने कानून बनाया है तो कहीं न कहीं लिव इन रिलेशनशिप को हमने हतोत्साहित किया है। कांग्रेस ये दावा नहीं कर सकती कि कानून आने से पहले लिव इन रिलेशनशिप में लोग नहीं रहते थे। अगर ये दावा करती हो तो वो क्लेम करे, लेकिन लोग अगर ऐसे रहते थे, उन लोगों को सामने लाना ये लिव इन रिलेशनशिप को हतोत्साहित करने जैसा है। क्योंकि जब माँ बाप को सूचना होगी, कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा लिव इन रिलेशनशिप में रहे, तो ये कहीं ना कहीं लिव इन रिलेशनशिप इससे हतोत्साहित होगी। इसको इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। और वहीं चारधाम यात्रा को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हर स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जनपद की बनाई जा रही है संयुक्त टीम। आपातकालीन स्थिति में संयुक्त टीमें निभाएंगी अहम भूमिका। संयुक्त टीम यात्रियों को देगी प्रारंभिक सुविधाएं, ट्रैफिक जाम, लैंडस्लाइड और अन्य स्थिति में टीम करेगी सहयोग। चारधाम यात्रा सबसे महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थयात्रियों में से एक। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। यात्रियों की सुगमता और सुविधा के लिए प्रशासन कटिबद्ध है, महेंद्र भट्ट ने कहा। इस बार भी चारधाम यात्रा के लिए हमने अपनी पूरी एक जैसी यात्रा प्रारंभ होती है, हम जो हमारा रुद्रप्रयाग जिला है, चमोली और उत्तरकाशी जनपद है, तीनों जनपदों के साथ हमने समन्वय टीम बना रहे हैं, जो यात्रियों को जो प्रारंभिक सुविधाएं जो प्रदान की जा सकती है। जब कहीं लैंडस्लाइड होगी, चक्का जाम होगा, इस प्रकार स्थितियों में हम लोग उसके जो यात्रियों की सुगमता के लिए, यात्रियों की सुविधाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। 4 मई प्रातः काल 6 बजे भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। धरती पर बैकुंठ धाम कहे जाने वाले भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए नरेंद्रनगर के राजमहल में पौराणिक परंपरा अनुसार पूजा अर्चना करने के पश्चात टिहरी के सांसद और महारानी राज्य लक्ष्मी शाह की अगुवाई ने नगर की 70 से अधिक सुहागिन महिलाओं ने पीला वस्त्र धारण कर मुसल और सिलबट्टे से तिलों का तेल पिरोया। राजमहल में पहुंचे टिमरी केंद्रीय धार्मिक पंचायत बद्रीनाथ धाम के पुजारी पौराणिक परंपरा अनुसार टिहरी की महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह के हाथों विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करवाते हुए तिलों का तेल पिरोने की शुरुआत की। पिरोए गए तिलों का तेल कलश में परिपूरित किया गया। तिलों के तेल से परिपूरित गाडू घड़े की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना डिमरी केंद्रीय धार्मिक पंचायत को सौंपा जाएगा। इस मौके पर महारानी राज्य लक्ष्मी शाह ने बताया कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने भगवान बद्रीनाथ से देश प्रदेश में सबकी सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। बता दें कि आज शाम को ही राजमहल नरेंद्र नगर से सुशोभित रथ में तेल कलश की भव्य शोभा यात्रा राजमहल से बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी, जो कि 3 मई को बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी और 4 मई प्रातः 6 बजे भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। तिलों का तेल पिरोने के साथ ही गाडू घड़ा तेल कलश शोभा यात्रा के साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। होली तेल निकालने के लिए जो परंपरा
सालों से चल रहा है और आगे भी चलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है भगवान के आशीर्वाद से, हमारे लोगों के साथ होने से, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है महिलाओं का है, इसलिए मर्द लोग को हम आने नहीं आते हैं, महिलाओं के ही है। वो भी आप लोग जानते हैं, यहाँ महिला भी सब महिला नहीं आ सकते हैं। इसका समय अलग है, मगर वो परंपरा है, वो आगे चलना चाहिए और सबको पता होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे गढ़वाल के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, उन लोगों को पता चलना चाहिए परंपरा क्या होता है। ये नहीं कि हम नए लोगों को अंदर आने देते हैं, क्योंकि आज के समय में काफी चीज मानते नहीं लोग, इसलिए इसके लिए मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, क्योंकि महिलाओं का प्रोग्राम है, महिलाएं भी सब नहीं आ सकते हैं। और जो मर्द लोग आना चाहते हैं वो बसंत पंचमी के समय आते हैं, वो प्रोग्राम मर्दों का है। पहला आप जानते हैं, पहला तो यहाँ प्रेस भी नहीं आती थी, फलों से हो रही है, सब महिला आते हैं, दिल भूनता है, फिर पीसते हैं, तो बड़ी अच्छी परंपरा है और टूटनी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल होगा, बड़ा अच्छा लगता है। अभी हमने स्कूल से छुट्टी है तो हम हर साल आएंगे जैसे भी होकर, और ये बिल्कुल टूटनी नहीं चाहिए और हर साल आना है, जितना हो सके आना चाहिए। दूसरा ही टाइम है ये, नहीं तो हमेशा परीक्षा होती थी तो आ नहीं पाती थी, लेकिन अब आ रहा है। साल की ये परंपराएं हैं, दिसंबर माह में, नवंबर दिसंबर में पट बंद होते हैं, फिर उस कलश को हम लोग योगदान बद्री में रख देते हैं, जोशीमठ में नरसिंह मंदिर में रख देते हैं। बसंत पंचमी के रोज हम यात्रा काल शुरू था हर साल का, हर नए साल में बसंत पंचमी के रोज हम उस कलश को यहाँ ले आते हैं राजा के दरबार। उनके द्वारा जो तिथि हमको निर्धारित की जाती है कलश को ले जाने के लिए, और बैजनाथ की जो तिथि होती है उसके हिसाब से, राजा के हिसाब से हमारे यहाँ पर आज जो कलश की यात्रा शुरू होगी वो 2 चरणों में है। पहला चरण आज हमने शुरू कर लिया है। और वहीं सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की पहुंचे हुए हैं, जहां पर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान समारोह में शिरकत की। बाबा साहेब केवल भारत रत्न नहीं बल्कि विश्व रत्न है। प्रत्येक जनपदों में बाबा साहब पर विचार गोष्ठियां हो रही हैं। आयोजित बाबा साहेब के योगदान को देश की जनता को करा रहे हैं अवगत। बाबा साहेब के नाम पर किया जाता है गुमराह, भारतीय जनता पार्टी के बारे में किया जाता है दुष्प्रचार। उस भ्रम से निकलने और सच्चाई से अवगत कराने के लिए बीजेपी पार्टी का यह कार्यक्रम कर रही है आयोजित। देश के संविधान निर्मात्री समिति के बाबा साहेब थे मुख्य स्तंभ। बाबा साहेब अपने समय के थे सबसे अधिक शिक्षित व्यक्ति। भारत के अर्थशास्त्र में पहले पीएचडी धारक थे बाबा साहब। हो तो हम रहेंगे क्या? जो दुनिया की खूबसूरती है, जो सुंदरता है, या तकनीकी भाषा में हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं, ये सब पृथ्वी पर हमको देखने को मिलती है। और वही इस धरती का आकर्षण है। उस धरती का आकर्षण, उसकी खूबसूरती बने रहे, उसके लिए हम लोग इस रूप में योगदान कर सकते हैं। ये हर एक को इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। पिछले 13 अप्रैल की संध्या से और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस पखवाड़े को हम लोग मना रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने देश के लिए क्या कुछ किया, उसको लेकर के तमाम कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। प्रत्येक जनपद में इन दिनों बाबा साहब पर विचार गोष्ठियां हो रही हैं और बाबा साहब के योगदान अवगत करा रहे हैं। जो गुमराह किया जाता है बाबा साहब के नाम पर, जो तमाम तरह की अफवाहें फैला जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में जिस तरह से दुष्प्रचार किया जाता है कि बाबा साहब का संविधान बदल देंगे, बाबा साहब के जो नीतियां हैं, जो सिद्धांत उन्होंने दिए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से बदलना चाहती है। ये हम सब लोगों ने इसका अनुभव पिछले दिनों किया है। के संविधान की जो सभा थी, जो संविधान निर्मात्री समिति थी, बाबा साहब उसके मुख्य स्तंभ थे और वो अपने समय के सबसे अधिक शिक्षित थे। उनसे ज्यादा शिक्षित कोई नहीं था। आगे देखिए, और किस तरह से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उस समय अनुसूचित समाज के प्रति, सवर्ण समाज की क्या सोच थी, इस तरह का एक
नकारात्मक सोच थी, उसमें भी उन्होंने इन सब बातों से प्रभावित हुए बगैर और अपनी संपूर्ण शिक्षा पूरी करी। चारधाम यात्रा की तैयारी का फीडबैक लेने के लिए ट्रांसिट कैंप परिसर में अपर आयुक्त उत्तम सिंह चौहान एसडीएम योगेश बेहरा के साथ पहुंचे। उन्होंने ट्रांसिट कैंप परिसर का निरीक्षण कर तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा। 28 अप्रैल से शुरू होने वाले यात्री पंजीकरण को लेकर बनाए जा रहे नए काउंटरों की व्यवस्था पर भी अपनी नजर घुमाई। नए पंजीकरण काउंटर के लिए निर्माण किए जा रहे फर्श को 26 अप्रैल तक करने के निर्देश दिए। इसी के साथ यात्रियों को धूप से बचाने के लिए टेंट लगाने के लिए भी कहा। जल संस्थान के अधिकारियों को ठंडा पेयजल की आपूर्ति 24 घंटे देने और नगर निगम के अधिकारियों को श्रद्धालुओं के लिए विश्राम गृह और धूप से बचने के लिए उचित टेंट की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसी के साथ तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को भी पूरा करने के लिए अधिकारियों को कहा। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त और एसडीएम संबंधित विभागों अधिकारियों से तैयारियों का फीडबैक भी लेते रहे। अपर आयुक्त ने यात्रा की तैयारी में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करने के निर्देश भी दिए गए। नहीं, अभी हम लोगों की क्योंकि अब यात्रा प्रारंभ होने में जो है समय रहा नहीं है और जो हम लोगों के जितने भी विभाग है, चाहे वो जल संस्थान है, पीडब्ल्यूडी है या हमारे नगर निगम, जो काम जिस विभाग को हैंडओवर किए हुए हैं, जो दिए हुए हैं, सौंपे हुए हैं, वो उसकी क्या प्रगति है, कितना कार्य हो गया, कितना उसमें टाइम लगना है। तो ये एक हम लोगों ने क्योंकि 28 तारीख से हम लोगों के काउंटर जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने हैं, तो 26 तारीख तक सभी को बता दिया कि जो अपनी जो भी कार्य है वो चाक चबंद हो जाए, 26 तारीख तक कंप्लीट दशा में हो जाए। तो यही पिछले साल 12 काउंटर थे, तो हम लोगों ने 24 काउंटर यहाँ पे कर दिए और 6 काउंटर जो पुराने जो हमारे थे वो उसको रिपेयर करने के निर्देश दिए गए हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो 30 काउंटर यहाँ ऋषिकेश में हम लोग इस बार यात्रा के समय में सर मुख्य पार्किंग के लिए जो है, जैसे जब हमारा यहाँ पे एक तरह से फुल स्थिति हो जाती है तो हम लोगों का आईडीपीएल और दूसरे स्थानों पर भी हम लोगों ने इस बार किया है और उसकी पूरी जो है यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो पूरा उसकी भी जो है ना नगर निगम को और अन्य विभागों को जो उसकी व्यवस्था देखने के लिए निर्देशित किया गया है और वो भी जल्दी ही अच्छी स्थिति में हो जाएगी। कई बार समन्वय की दिक्कत आती है। नहीं, ऐसी स्थिति आएगी नहीं क्योंकि हम लोग सब यहीं पे चारधाम जो हमारा ट्रांजिट कैंप है सब लोग यहीं बैठते हैं, तो आपस में समन्वय अच्छा रहेगा। और उसके बावजूद भी यदि कोई ऐसा कोई अधिकारी है जो इसकी अवहेलना करता है तो उस समय देखा जाएगा उच्च स्तर में जो भी, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आएगी। नगर पालिका परिषद मसूरी की सभासद गीता कुमाई ने अपने वार्ड का भ्रमण किया। इस दौरान सभासद गीता कुमाई ने लोगों की समस्याओं को सुना और उसके समाधान का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने अपने निजी प्रयासों से हैम्पटन कोर्ट स्कूल के निकट टूटी हुई रेलिंग की मरम्मत का काम करवाया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान जनता ने उन्हें पाठ प्रकाश व्यवस्था और सीवर से होने वाली परेशानियों के बारे में जानकारी दी, जिस पर सभासद ने शीघ्र ही समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर सभासद गीता कुमायूं ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उनके द्वारा अधिशासी अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा गया है और अपने वार्ड को आदर्श वार्ड के रूप में स्थापित करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता का उन्हें हमेशा से ही प्यार मिलता आया है। कई बार गड्ढे का भरान अपने स्वयं के संसाधनों से हमने करा, तो भविष्य में भी जो कार्य जनहित के लिए आवश्यक हैं वो किए जाएंगे। उसके लिए हम बार बार ये रीजन नहीं दे सकते कि बोर्ड से नहीं हो रहा है या वहां से अभी जवाब नहीं मिल पा रहा है। जनता ने चुनकर भेजा है तो जनता इस विश्वास के साथ चुन के भेजते कि जनप्रतिनिधि काम कराएंगे, तो काम चाहे किसी के भी माध्यम से। और वहीं एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने जनता दरबार लगाया। आपको बताते चले कि जहां पर प्रत्येक मंगलवार काशीपुर स्थित डिजाइन सेंटर में लगाया जाता है जनता दरबार, एसएसपी द्वारा जनता की समस्याओं का स्वयं संज्ञान लेकर किया जाता है निराकरण। एसएसपी की पहल की जनता कर रही सराहना। जनता दरबार में एसएसपी ने सुनी जन समस्याएं। दूर दराज के क्षेत्रों से आकर आमजन ने लगाई फरियाद। जमीनी विवाद, क्षेत्रीय समस्याओं और नशे के संबंध में अधिकतर शिकायतें हुई प्राप्त, तो वहीं एसएसपी ने संबंधित अधिकारियों को समाधान के कड़े निर्देश दिए। जनता की सुविधा हमारे लिए प्राथमिकता है, एसएसपी ने कहा। तो वहीं जनता से सीधा संवाद कर समस्याओं के निराकरण में जमीनी स्तर से मिलती है मजबूती। उत्तराखंड बोर्ड में इंटर और हाई स्कूल में फेल हुए विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। अब फेल हुए विद्यार्थियों को एक नहीं बल्कि 3 मौके दिए जाएंगे। जी हां,
उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर ने बोर्ड परीक्षा में फेल हुए विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए एक नहीं बल्कि 3 मौके दिए जाने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने बताया कि हाईस्कूल में 2 विषय और इंटरमीडिएट में 1 विषय में फेल हुए विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 3 मौके दिए जाएंगे। फेल विद्यार्थियों से इसी महीने परीक्षा फॉर्म भरवाए जाएंगे, जिनकी जुलाई में परीक्षा होगी। इसके बाद दूसरा मौका 2026 की मुख्य परीक्षा के दौरान दिया जाएगा, जिसके बाद फिर आखिरी और तीसरा मौका दिया जाएगा। छात्र अंक सुधार के लिए भी परीक्षा दे सकते हैं और उन्होंने बताया कि हाईस्कूल में 12 और 198 और इंटरमीडिएट में 15,981 विद्यार्थी फेल हुए हैं। जो कि विद्यार्थी अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है, वे निर्धारित प्रति उत्तर पुस्तिका 400 रुपए शुल्क देकर घर मंगवा सकते हैं या फिर 100 रुपए का चालान लगाकर उत्तर पुस्तिका का संरक्षा करा सकते हैं। धनौरी क्षेत्र के विभिन्न गांव में शाम ढलते ही बिजली गुल होने से उपभोक्ता काफी परेशान है और इस समय देहात में गेहूं कटाई का कार्य जोरों पर चल रहा है। शाम ढलते ही ग्रामीण अपने घर को लौटते हैं और ऐसे में ग्रामीण बिजली गुल देख मायूस और परेशान हो जाते हैं। लोगों को रात्रि में विद्युत कटौती होने से काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही। स्थानीय लोगों ने ऊर्जा निगम से विद्युत कटौती में सुधार लाने की मांग की है। बीते 1 माह से ज्यादा समस्या से धनौरी क्षेत्र के दौलतपुर, बहादुरपुर, शांतर शाह और इसी के साथ भारतपुर सहित आधा दर्जन से ज्यादा गांव की बिजली गुल हो रही है। इतना ही नहीं, जैसे ही सुबह होती है फिर बिजली गायब हो जाती है। बिजली गुल होने के चलते ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत गुल होने से जहां छात्रों को पठन पाठन में दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, तो वहीं कड़कड़ी धूप के कारण विद्युत की रोस्टिंग होने से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भी इस संबंध में ऊर्जा निगम के अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। और वही चारधाम यात्रा को लेकर रात दून पुलिस अब अलर्ट मोड में नजर आ रही है। जी हां, आपको बताते चले कि तैयारियों का जायजा लेने ग्राउंड जीरो पर उतरे एसएसपी अजय सिंह पर्यटक सीजन के दौरान मसूरी जाने वाले चिन्हित मार्गों का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को कई कड़े निर्देश दिए। पर्यटकों की सुविधा के लिए चिन्हित रूट पर लगाए गए साइन बोर्ड, क्षतिग्रस्त मार्गों को जल्द ठीक कराने के लिए विभागों से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए और वहीं शहर के व्यस्तम मार्गों से यातायात के दबाव को करे कम। दबाव कम करने के लिए आवश्यक डायवर्जन पॉइंट करे चिन्हित। और बहादुराबाद के रानीपुर झाल गंग नहर में एक युवक की डूबने की खबर सामने आई है। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ और स्थानीय जल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीम हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन सफलता अभी हाथ नहीं लगी है। स्थानीय लोग इस घटना से बेहद दुखी हैं। वहीं मृतक के परिजनों ने जिला अधिकारी हरिद्वार को आवेदन देकर मदद की अपील की है। साथ ही गंग नहर में लगातार डूबने की घटनाओं पर चिंता जताई है। युवक की पहचान प्रियांशु के रूप में हुई है, जो एक निजी कंपनी में कार्यरत था। युवक सुबह अपने घर से कंपनी के लिए निकला था। मैं लड़के का ताऊ, मेरे को लगभग 7:30 बजे जो है पता लगा है, क्योंकि जो उसके साथ में काम करने वाले हैं उन्होंने वो गाड़ी देखी है, पहचानी है गाड़ी। तो पहचानने के बाद में तब उसके पापा को जो है फोन किया है। फोन करने के बाद में फिर मेरे को फोन किया है, सबको पता लगा है, तो हम तब पहुंचे यहाँ पे। तो टीम यहाँ पे आई, टीम ने सर्च किया। टीम 11:30 बजे पहुंची। सुबह घटना थी और 11:30 बजे इन्होंने इन्फॉर्म किया, तो 11:30 बजे ही टीम पहुंची और अपना वर्कआउट चालू किया। टीम ने सर्च किया यहाँ से लेकर लगभग 500 मीटर आगे तक। जो मौके में मौजूद थे उन्होंने बताया कि 30 मीटर तक उसको देखा गया, उसके बाद उसकी बॉडी जो है बैठ गई थी। टीम ने सर्च किया, दाएं बाएं देखा, बोट चलाई और सर्च करने के बाद वापसी आए। उनको बताया गया कि 4 से 5 दिन लगभग लगते हैं, 4 से 5 दिन उसको उठने में लगेंगे लगभग बॉडी को। तो टीम सर्च कर रही है, अभी आगे भी जाएगी और यहाँ से भी अभी देख रही है, निगरानी कर रही है। इधर दाएं बाएं दोनों परिजनों को बताया गया है कि तुम भी सर्च करते रहो, जैसे कोई बॉडी दिखे तत्काल हमें सूचित करें, हम आपको निकाल के आपको सबूत कर देंगे। पुलिस की आपदा राहत दल की टीम है जो लगातार कार्य कर रही है। आपका नाम? ये लगातार प्रयास कर रहे हैं और परिवार को पूरी सांत्वना देंगे कि पूरा वर्क किया जाएगा। बॉडी जब आपकी दिखेगी तुरंत हमें सूचित करें और हम आपको लगाए तुरंत आपको सबूत करेंगे।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।